इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की 8वीं वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट के प्रारंभ में आपको एक प्रश्न दिया गया है। एक Z बनाने के लिए 3 माचिस की तिलियों का उपयोग किया जाता है और आपसे पूछा गया है कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। पहली पंक्ति में आपको Z की संख्या दी गई है और दूसरी पंक्ति में तीलियों की संख्या दी गई है और आपने तालिका को पूरा करना है। जैसे एक Z बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होती है, 2 Z के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता होगी, 3 Z के लिए 3 गुणा 3 यानी 9 तीलियों की आवश्यकता होगी, 4 Z के लिए 4 गुणा 3 अर्थात 12 तीलियों की आवश्यकता होगी और 15 तीलियों से 15 भाग 3 यानी 5 Z बनेंगे। 18 तीलियों से 18 भाग 3 यानी 6 Z बनेंगे और 7 Z बनाने के लिए हमें 7 गुणा 3 यानी 21 तीलियों की आवश्यकता होगी। वर्कशीट का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में चर राशियों और अचर राशियों पर अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2 प्रश्न यहाँ पर हल किए गए हैं। तीसरे प्रश्न से आगे आपको हल करना है। y में 5 जोड़ने पर बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा y धन 5। चौथा है, z में से 12 घटाने पर जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा z माइनस 12। m का ऋण 9 से गुणा करने पर तो यह हो जाएगा ऋण 9 गुणा m यानी माइनस 9m। छठा है, z में 10 से गुणा और फिर गुणनफल में 7 जोड़ने पर तो z को 10 से गुणा करने पर 10z प्राप्त होगा और इस गुणनफल में हमें 7 जोड़ना है तो हम धन 7 करेंगे तो व्यंजक प्राप्त होगा 10z धन 7। a को 10 से गुणा करने पर जो व्यंजक प्राप्त होगा 10 गुणा a यानी 10a। x को 3 से गुणा और फिर गुणनफल में 5 घटाने पर व्यंजक प्राप्त होगा 3x ऋण 5। y को 8 से भाग देने पर जो व्यंजक प्राप्त होगा y भाग 8 यानी y बटा 8 प्राप्त होगा। y को ऋण 8 से गुणा तथा परिणाम में 5 जोड़ने पर व्यंजक प्राप्त होगा ऋण 8y धन 5। y के 5 गुने में 3 जोड़ने पर व्यंजक प्राप्त होगा 5y धन 3। 4 से चर y का आधा घटाने पर तो व्यंजक प्राप्त होगा 4 ऋण y का आधा अर्थात y बटा 2। वर्कशीट का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं हैं, उनके गुणांक भी लिखिए। 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दिए हैं। तीसरे प्रश्न से आपको स्वयं करना है। 13 ऋण y स्क्वायर में ऋण y की घात 2 अचर पद नहीं है और इसका गुणांक ऋण 1 होगा। x धन 17 ऋण 4y क्यूब में जो अचर पद नहीं है वे होंगे x और ऋण 4y की घात 3। इनके गुणांक x का गुणांक 1 होगा और ऋण 4y की घात 3 का गुणांक ऋण 4 होगा। अंतिम भाग में जो पद अचर नहीं है वे हैं 4x और ऋण 3y। इनके गुणांक हैं 4 और ऋण 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। व्यंजक गुणनखंड बीजीय गुणनखंड एक ही है या अलग अलग है, समान पद है या असमान पद है। तो यहाँ पर आपको 3 व्यंजक दिए गए हैं। पहला व्यंजक x स्क्वायर y स्क्वायर वाला है तो इसके गुणनखंड x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर होंगे। दूसरे व्यंजक के गुणनखंड ऋण 3y और x स्क्वायर है। तीसरे व्यंजक के गुणनखंड 5x और y स्क्वायर है। अब हमें बताना है कि इनके बीजीय गुणनखंड एक समान है या अलग अलग है। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर और y है और तीसरे व्यंजक में x और y स्क्वायर है तो ये बीजीय गुणनखंड समान नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
बीजी गुणनखंड अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हैं। तो जब बीजी गुणनखंड भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे व्यंजक असमान पद वाले व्यंजक होते हैं, तो इनके पद असमान होंगे। फिर आपको दो व्यंजक दिए गए हैं, इनके गुणनखंड ऋण 6 p वर्ग q और दूसरे व्यंजक के गुणनखंड p वर्ग और q हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों व्यंजकों के बीजीय गुणनखंड एक समान है, यानी दोनों के गुणनखंड p स्क्वायर q हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीजी गुणनखंड समान हैं और इनके जो पद होंगे कैसे होंगे, समान पद होंगे। इसमें पहले व्यंजक के गुणनखंड होंगे 2x² और y, दूसरे व्यंजक के गुणनखंड है ऋण 15x और y की घात 2, तीसरे व्यंजक के गुणनखंड है 7 और y²। अब आप तीनों व्यंजकों में देखिए बीजी व्यंजक अलग अलग हैं, जैसे कि पहले व्यंजक में x² है तो दूसरे व्यंजक में केवल x है और तीसरे व्यंजक में x नहीं है। तो इन तीनों व्यंजकों के बीजी गुणनखंड अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इनके पद असमान होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण हैं, समीकरण की स्थिति में संबद्ध चर भी बताइए। तो समीकरण के हमेशा दो पक्ष होते हैं, वाम पक्ष और दायां पक्ष, और बीच में बराबर का चिन्ह होता है। जैसे कि पहले कथन में बीच में बराबर है और बायां और दायां दो पक्ष हैं, तो यह समीकरण है। तो यहाँ पर लिखा गया है हाँ, और समीकरण में जो संबद्ध चर है वह x है। अब दूसरे भाग में देखिए बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। तीसरे व्यंजक में बीच में बराबर का चिन्ह है और बायां और दायां दो पक्ष हैं, तो यह समीकरण है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, और इससे संबद्ध चर है x। d यह समीकरण नहीं है। ई यह एक समीकरण है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ, और समीकरण से बद्ध चर राशि है b, तो आप यहाँ पर b लिखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। समीकरण चर का मान, समीकरण संतुष्ट है या नहीं। x धन 6 बराबर 10 में x बराबर 5 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं है। कैसे नहीं है इसे हम देखेंगे। x की जगह यदि हम 5 लिखें तो 5 धन 6 का मान 11 होगा, जबकि दाएं पक्ष में 10 है। दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसी प्रकार x धन 6 बराबर 10 में यदि x बराबर 4 रखें तो 4 धन 6 बराबर 10 होगा। 10 बराबर 10 अर्थात बायां और दायां पक्ष बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है हाँ। तीसरा है t ऋण 3 बराबर 7 में आपने t की जगह पर 5 लिखना है। तो यहाँ पर यदि हम 5 लिखें तो 5 ऋण 3 बराबर मिलेगा 2 और दाएं पक्ष में है 7, तो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर है t ऋण 3 बराबर 7 में t के स्थान पर 10 लिखने पर यह होगा 10 ऋण 3 यानी 7 बराबर 7, अर्थात बायां और दायां पक्ष समान है, इसलिए हम कहेंगे कि t बराबर 10 समीकरण को संतुष्ट करता है। 3n बराबर 21 में आपको n की जगह पर 9 लिखना है, तो 9 गुणा 3 27 होता है, जबकि दाईं ओर 21 है, इसलिए n बराबर 9 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। n बराबर 7 के लिए समीकरण 3n बराबर 21 संतुष्ट है या नहीं, इसके लिए n बराबर 7 रखने पर 7 गुणा 3 21 बराबर दाईं ओर भी 21 ही है, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करता है। t बटा 5 बराबर 4 में t बराबर यदि हम 25 रखें तो यह हो जाएगा 25 बटा 5 यानी 5, दाईं ओर 4 है, इसलिए हम कहेंगे कि t बराबर 25 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। t बटा 5 बराबर 4 में t की जगह 20 रखने पर यह होगा 20 बटा 5 यानी 4, 4 बराबर 4, दायां और बायां पक्ष समान है, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करता है। 2l धन 3 में यदि हम l के स्थान पर 1 लिखें तो यह होगा 2 गुणा 1 धन 3 यानी 5 और दाईं ओर है 7,
इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। 2l धन 3 बराबर 7 में यदि l के स्थान पर 2 लिखें तो यह 2 गुणा 2 अर्थात 4 धन 3 बराबर 7 होगा और दाएं पक्ष में भी 7 है, इसलिए l बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए और हल कीजिए। तो पहला उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है m का 1/4 7 से 3 अधिक है। तो इसका समीकरण बनेगा m का 1/4 यानी m गुणा 1/4 अर्थात 1/4 m बराबर 7 से 3 अधिक अर्थात 7 धन 3। इसे हम आगे हल करेंगे तो यह होगा m/4 बराबर 10। अब हम दोनों ओर 4 से गुणा करेंगे तो यह होगा 4 गुणा m/4 बराबर 4 गुणा 10। 4 से 4 कटेगा तो m बराबर 4 गुणा 10 अर्थात 40। इसका हल होगा। तीसरा है किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। तो संख्या को हम x मान लेंगे, उसका 6 गुना करेंगे 6x, उसमें से 5 घटाएंगे 6x - 5, यह बराबर 7 प्राप्त होता है। तो समीकरण बनेगी 6x - 5 बराबर 7। तो ऋण 5 को हम दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह होगा 7 धन 5। तो 6x बराबर 7 में 5 जोड़ेंगे 12। अब हम दोनों ओर 6 से भाग करेंगे अथवा x के साथ जो 6 है इसे बराबर के दाईं ओर भेजेंगे तो यह दाईं ओर भाग में जाएगा। तो x बराबर 12 भाग 6 अर्थात 12/6 मिलेगा और यहाँ से 6 का भाग 12 में देने पर 2 प्राप्त होगा। किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। संख्या को आप x मानेंगे, इसका 1/3 1/3x होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे बराबर 8। अब 5 को हम दाईं ओर भेजेंगे, हमारे पास बचेगा x/3 बराबर 8 ऋण 5। x/3 बराबर 8 में 5 कम करेंगे 3 बराबर के बाईं ओर जो बटा में है वह दाईं ओर जाने पर गुणा में जाएगा। x बराबर मिलेगा 3 गुणा 3 अर्थात x बराबर 9 समीकरण का हल होगा। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 10p बराबर 100। तो यहाँ से आप p के साथ जो 10 है इसे दाईं ओर पक्षांतर करेंगे। दाईं ओर पक्षांतर करने पर यह भाग में जाएगा तो p बराबर मिलेगा 100 भाग 10 अर्थात 100/10। 10 का भाग यदि हम 100 में दें तो 10 बार जाएगा तो p बराबर 10 इस समीकरण का हल होगा। b भाग है 10p धन 10 बराबर 100। तो सबसे पहले हम धन 10 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे। दाईं ओर जाने पर यह ऋण 10 होगा। 10p बराबर 100 में 10 कम करेंगे 90। p बराबर 90/10। p बराबर 10 का भाग 90 में 9 बार जाएगा तो p बराबर 9 इस समीकरण का हल होगा। c p/4 बराबर 5। तो p बराबर होगा 4 गुणा 5, p बराबर 20 इस समीकरण का हल होगा। d 5x धन 7 बराबर 22। तो 5x बराबर 22 धन 7 को दाईं ओर लाएंगे तो यह ऋण 7 होगा। 5x बराबर 22 में 7 कम करेंगे 15 प्राप्त होगा। x बराबर 15/5 अर्थात 3 इस समीकरण का हल होगा। e 9 धन 2y/5 बराबर 21। 2y/5 बराबर 21। धन 9 दाईं ओर आने पर ऋण 9 होगा। 2y/5 बराबर 21 में 9 कम करेंगे तो 12 मिलेगा। y बराबर 12 गुणा जो 5 बाईं ओर बटा में है वह 12 के साथ गुणा में आएगा और जो 2 बाईं ओर y के साथ गुणा में है वह 12 के बटा में जाएगा। 2 से 12 6 बार कटेगा तो y बराबर 6 गुणा 5 यानी 30 प्राप्त होगा।